हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई टाइप से। जैसा कि हम पिछली क्लास में स्ट्रक्चरल एनालिसिस एक नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें हमने बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी के बारे में पढ़ लिया था। अब डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी को हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि तीन पार्ट्स में क्लासिफाई कर रखा था। एक बेसिक्स, दूसरा दो टाइप की इंडिटर्मिनेसी होती है, स्टैटिक और काइनेमेटिक। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 के अंदर स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब ये इंडिटर्मिनेसी हर स्ट्रक्चर के अंदर लगती है या कैलकुलेट होती है, बीम्स के अंदर भी, फ्रेम्स के अंदर भी और ट्रसेस के अंदर भी। और हमने इंडिटर्मिनेसी को बताया भी था कि जो भी एडिशनल इक्वेशन रिक्वायरमेंट होती है उन इक्वेशंस को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम के अलावा। और जितने नंबर ऑफ इक्वेशन वो होंगी उसे बोलते हैं उस स्ट्रक्चर की इंडिटर्मिनेसी। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो भी हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि किसी का बेटर एक प्रॉपर तरीके से किसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए उसके अंदर हर फोर्सेस और हर मूवमेंट का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले पता होना जरूरी है कि मुझे चीजें निकालनी कितनी है, कितने अननोन्स है। ठीक है, तीन तो मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकाल सकता हूँ और बचे हुए अननोन्स के लिए मैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करूंगा। अब जितनी नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन यूज करूंगा उसे ही हम इंडिटर्मिनेसी बोला करते थे। क्लियर है पार्टी वाला? ये चीज हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। अब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी मतलब, स्टैटिक का मतलब भी क्या होता है? एट रेस्ट। जब स्ट्रक्चर रेस्ट पोजीशन पर हो, उसके अंदर कोई भी मेंबर्स में चेंज इन लेंथ ना हो रहा हो। चेंज इन लेंथ ना होने का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोई भी एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इस पर लोड लग रहा है कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर। अब उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर यू मूव करेगा, जिसकी वजह से मेंबर में कोई ना कोई डेल्टा आएगा। और अगर ये लेंथ एल है तो ये कर्व्ड लेंथ जो होगी ये L1 हो जाएगी, कुछ ना कुछ अलग हो जाएगी। तो मतलब मेंबर के अंदर रिलेटिव मूवमेंट हो रही है, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज इन लेंथ हो रहा है, मेंबर्स में एक्सटेंसिबिलिटी आ रही है। ऐसे केस में बोला जाता है काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी। बट अगर मेंबर में कोई भी चेंज इन लेंथ ना हो रहा हो, उसका हर पॉइंट, हर स्ट्रक्चर या हर पार्ट स्टैटिक कंडीशन में रेस्ट पोजीशन पर ही हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो इंडिटर्मिनेसी होती है किसी स्ट्रक्चर की उसे बोलते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। क्लियर है पार्टी वाला? अब इसे डिफाइन किस तरह करा जाता है वो ध्यान से समझो। पिछली क्लास में बताया था कि जो भी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं डीएस से। अब सबसे बेसिक लैंग्वेज क्या होती है कि अगर मुझे किसी की भी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालनी है, या मैं बेटर तरीके से ये बोलूं कि मुझे नंबर ऑफ कंपैटिबिलिटी इक्वेशन निकालनी है, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, या एडिशनल इक्वेशन निकालनी है जो इक्विलिब्रियम के बाद यूज करी जाए, तो उसे मैं क्या लिखूंगा? टोटल नंबर ऑफ अननोन्स, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। क्लियर है पार्टी वाला? तो टोटल नंबर ऑफ अननोन्स मतलब
एक स्ट्रक्चर में मुझे कितनी फोर्सेस कैलकुलेट करनी है, कितने मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। मान के चलते हैं एग्जांपल की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर में मुझे 5 फोर्सेस और 5 मूवमेंट कैलकुलेट करने हैं, तो 10 आ गई माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 3। तो टोटल नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन कितनी रिक्वायरमेंट होगी मुझे 10 अननोन निकालने के लिए, 7 की और रिक्वायरमेंट है। उसे ही बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। जो वो 7 इक्वेशन होंगी उन्हें कंपैटिबिलिटी इक्वेशन बोला जाएगा, या उसे हम स्टैटिक इंडिटरमिनेसी भी बोलते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर की जो इंडिटरमिनेसी होगी वो 7 होगी। मेरा पार्ट ए वाला, चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड इन एक्सेस ऑफ, मतलब ज्यादा, किससे ज्यादा, एक्सेस ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम टू एनालाइज द स्ट्रक्चर। मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अलावा जितनी भी एडिशनल इक्वेशन होती हैं, अब कितनी चाहिए, वही स्ट्रक्चर की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी। अब मान लो 4 इक्वेशन एक्स्ट्रा चाहिए। अब उन 4 इक्वेशन को एक नाम दिया गया, वो नाम दिया गया कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। जो भी एडिशनल इक्वेशन रिक्वायरमेंट होगी उन इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। और जब उनकी काउंटिंग बोली जाएगी कि कितनी रिक्वायरमेंट है, 4 इक्वेशन या 5, तो वो होगी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाएगा इसे, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को बोला गया टोटल नंबर ऑफ अननोन्स। अब अननोन्स में फोर्सेस और मूवमेंट्स भी आती हैं। अब फोर्सेस और मूवमेंट्स सिर्फ सपोर्ट्स पर नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर एक फ्रेम बना दूं इस तरह का, ये रहा पार्टी वाला, अब ये कोई फ्रेम बना दिया। अब ये मुझे पता चल गया कि 3 अननोन यहाँ पर है, क्योंकि फिक्स पर 3 ही अननोन होते हैं। यहाँ पर भी तो कोई ना कोई मूवमेंट होगा, कोई ना कोई फोर्स होगी। यहाँ पर भी कोई ना कोई मूवमेंट होगा, कोई ना कोई फोर्स होगी। फोर्स वर्टिकल भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है। समझ गए? तो सिर्फ अननोन सपोर्ट्स के नहीं लिए जाएंगे, मेंबर के अंदर भी तो फोर्सेस होंगी ना। तो फोर्सेस और मूवमेंट्स मेंबर के भी लिए जाएंगे और सपोर्ट्स के भी लिए जाएंगे। ठीक है, उसमें से अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस कर दूं, जो कि हमारी कितनी होती है, 3 होती हैं, तो मेरे पास वो नंबर ऑफ इक्वेशंस आ जाएगी जो मुझे एडिशनल रिक्वायर्ड है। उसे ही मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। जब मैं ये सारी की सारी अननोन्स वैल्यू निकाल चुका हूँगा, देखो इस चैप्टर में मुझे पता करना है कितनी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, और अगले चैप्टर्स में मुझे पता करना है कि इन इक्वेशन की हेल्प से मैं फोर्सेस और मूवमेंट्स को किस तरह कैलकुलेट करूंगा। जैसा कि हमने यहाँ पर टोटल 10 अननोन बताए थे और 3 इक्वेशन थी, तो एडिशनल इक्वेशन कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 7। अब ये 7 मैं अगले चैप्टर में देखूंगा कि कौन कौन सी होती हैं। जब ये टोटल 10 इक्वेशन मुझे पता चल गई, तो 10 इक्वेशन है और 10 अननोन है, तो मैं सारी फोर्सेस और मूवमेंट कैलकुलेट कर सकता हूँ। जब मैंने फोर्सेस मूवमेंट कैलकुलेट कर ली, उसके बाद हमारा पार्ट आता है डिजाइनिंग का, जो कि आरसीसी और स्टील में हम डिजाइनिंग करते हैं मूवमेंट्स और फोर्सेस के बेस पर। समझ में आ गया ये वाला पार्ट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, अब ये जो इंडिटरमिनेसी है स्टैटिक, ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। ठीक है, दोनों तरीके से कैलकुलेट करी जाती है ये। टोटल इंडिटरमिनेसी इज द समेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल में फर्क क्या हो गया, वो ध्यान से समझो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 3 अननोन थे और यहाँ पर भी 3 अननोन थे, ऐसे मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो ये जो आउटर जो सपोर्ट्स पर आप रिएक्शन देख रहे हो, ये हमें दिखाई देती है। ठीक है, विजिबल इन फॉर्म ऑफ सपोर्ट्स।
मतलब सपोर्ट्स आ गए तो मुझे पता चल जाएगा कितनी रिएक्शन होगी। बट ये दोनों नॉट विजिबल, या इसे मैं बोलूं कि इंटरनल फोर्सेस या मूवमेंट्स इन मेंबर। क्लियर है पार्टी वाला? तो एक्सटर्नल तो दिखाई देती है, इंटरनल दिखाई नहीं देती, इसीलिए इन्हें डायरेक्टली किसी फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं करा जा सकता। कैलकुलेट इनडायरेक्टली, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि अंदर कितनी फोर्सेस हैं। क्लियर है पार्टी वाला? तो सबसे पहले तो बात करते हैं एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी की। एक्सटर्नल तो वो होती है जो मुझे बाहर से दिखाई दे रही है, जैसे कि इस फ्रेम में। अब इस फ्रेम में मुझे ये बताओ कि अननोन्स कितनी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फिक्स पर 3 अननोन होते हैं और इन सपोर्ट पर 2 अननोन होते हैं। तो टोटल अननोन कितने हो गए? 5। ये 5 ही होती है आर। तो यहां पर जो आर का मतलब है, आर मीन्स नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस, नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शंस। ठीक है, तो कितनी है यहाँ पर? 5। अब 5 में से इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है 2D के अंदर? 3। और 3D के अंदर 6। तो अभी हम 2D की बात कर रहे हैं तो 3 माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगी मेरी एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी इक्वल्स टू 2। तो डी एस ई का कितनी वैल्यू आ गई? दैट इज 2। मतलब ये फ्रेम एक्सटर्नली इंडिटर्मिनेट है। कितने डिग्री से? 2 डिग्री से। तो मतलब मुझे दो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन और चाहिए। बट ये टोटल इंडिटर्मिनेसी नहीं है। टोटल तो हमारी क्या थी? टोटल हमारी थी डी एस इज इक्वल टू डी एस आई प्लस डी एस ई। तो एक्सटर्नल तो मैंने निकालनी सीख ली। अगर मैं टोटल भी निकालनी सीख लूं तो मैं इंटरनल कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि इंटरनल मैं डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे टोटल और एक्सटर्नल निकालनी पड़ेंगी। ये पार्ट समझ में आया? क्योंकि मैं इंटरनल फोर्सेस को नहीं देख सकता, नॉट विजिबल। पर एक्सटर्नल सपोर्ट्स को मैं देख सकता हूं कि फिक्स सपोर्ट है तो 3 3 रिएक्शन होंगी। तो बेसिकली मुझे अब क्या निकालना आना चाहिए? मुझे एक तो टोटल निकालनी आनी चाहिए और एक एक्सटर्नल निकालनी आनी चाहिए। अब एक्सटर्नल निकालने तो मैं सीख गया, तो मुझे तो सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट्स पर रिएक्शन कैसी कैसी होती हैं। ठीक है, अब सपोर्ट्स पर रिएक्शंस देखते हैं। सपोर्ट रिएक्शंस, अगर फिक्स सपोर्ट है तो ये चीज हमने सोम में भी पढ़ी थी कि इसके पास 3 रिएक्शंस होती हैं, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स और मूवमेंट। दैट इज 3। क्लियर पार्ट ये वाला, इसे बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। अगर हिंज सपोर्ट हो इस तरह से, तो इसके अंदर 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिएक्शन होती हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ये फ्रीली रोटेट कर जाता है, इसीलिए इस पर 2 ही रिएक्शन रहेगी। इस सपोर्ट को बोला जाएगा हिंज्ड, या कभी कभी इसे पिंड भी बोला जाता है। अगला है रोलर। इस तरह से इस पे सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है,
सिर्फ वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टली भी इसमें मूवमेंट हो जाती है। ठीक है, ये थे बेसिक सपोर्ट्स। तो अगर थोड़े से एडवांस सपोर्ट में जाए जाए, अगर मैं रोलर इस तरह का लगा दूं, इस तरह का रोलर लगा दिया, अब इसके अंदर वर्टिकल रिएक्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि ऊपर मूव कर जाएगा, तो इसमें होती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन या मूवमेंट, स्लाइडर बोल दिया जाता है इसको। इसमें दो रिएक्शंस होती हैं। अब स्लाइडर एक और तरह का होता है, स्लाइडर हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। क्लियर है पार्टी वाला? अब इसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो नहीं होगी, यहाँ पर वर्टिकल होगी या मूवमेंट होगी, तो इस पे भी दो रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है पार्टी वाला? एक फाइनल सपोर्ट केस देख लेते हैं कि कभी कभी सपोर्ट इस तरह का देखने को मिलेगा। क्लियर है पार्टी वाला? अब इस सिचुएशन में इसके अंदर सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, सिर्फ वर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये रोटेट भी कर जाएगा, रोलर लगा हुआ है, और हॉरिजॉन्टली भी मूव कर जाएगा, तो इस सिचुएशन में एक ही रिएक्शन होती है इस पर। तो मुझे रिएक्शन पता चल गई। अब मुझे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए क्या चीज पता होनी जरूरी है? सिर्फ मुझे ये पता होना जरूरी है सपोर्ट कौन सा है। सपोर्ट जो भी होगा उसके बेसिस में मैं 3 माइनस कर दूंगा, मेरी एक्सटर्नल आ जाएगी। तो एक्सटर्नल का फंडा क्लियर है, तो ये हमने कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं एक्सटर्नल निकालने के लिए, तो सिर्फ मुझे टाइप्स ऑफ सपोर्ट पता होने जरूरी है। अब टोटल कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इंटरनल में कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब टोटल इंडिटर्मिनेसी क्या होती है वो ध्यान से समझो यहाँ पर। अब किसके अंदर निकलेगी और ये ध्यान से समझो। स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी हम तीन चीजों के अंदर पढ़ते हैं, हमने ऊपर मेंशन भी कर रखा है, बीम्स, फ्रेम्स और ट्रशेस के अंदर। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम्स की। अब इसके अंदर मुझे अगर एक्सटर्नल निकालनी पड़ जाए, डीएसई, तो वो कैसे निकाल लूंगा? चलो सपोर्ट तो मुझे पता चल ही गए, इन सपोर्ट है तो दो अननोन, यहाँ पर भी दो अननोन, और यहाँ पर तीन। तो डीएससी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? R-3। आर कितने? 3 और 2 5 और 2 7, -3। कितनी वैल्यू आ गई? दैट इज 0, तो वैसे लिख दिया, दैट इज 4। तो एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी 4 हो गई, मतलब 4 मुझे एडिशनल इक्वेशन रिक्वायरमेंट है। अब मुझे इंटरनल चाहिए, अब इंटरनल निकालने के लिए टोटल निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले टोटल निकालने के दो तरीके थे। ठीक है, अब दोनों तरीके बहुत ध्यान से समझना। तो सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहली बात है डीएस, मतलब स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी फॉर फ्रेम्स। फ्रेम्स के अंदर सबसे पहले स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैलकुलेट करनी है। अब वो कैलकुलेट करके देखते हैं। बेसिक फंडामेंटल समझते हैं, ध्यान रखना। दो तरीके हैं इसके, एक डायरेक्ट रिलेशन है और एक थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है जो समझने वाला है। मैं मोस्टली डायरेक्ट रिलेशन से ही सॉल्व करता हूँ क्योंकि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव विद इन 1 मिनट सॉल्व करना है। तो दोनों चीजें ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि एक फ्रेम है इस तरह का, ए, बी, सी और ये डी, और ये इंटरनल मेंबर है कुछ, ई, एफ, और ये जी और ये एच। ये कोई फ्रेम था। ठीक है, मैंने एक रिलेशन लिखा, उसमें मैंने लिखा कि अगर 2D की बात होगी और 3D की बात होगी, तो 2D का मतलब होता है 3C - R समेशन m डैश -1।
तो सुन लो, और ds का मतलब होता है 3D के अंदर 6c माइनस आर माइनस 3 समेशन ऑफ m डैश माइनस 1। ऐसा कोई रिलेशन है, इससे मैं ds कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी भी मेंबर के अंदर। बट यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है, ठीक है। इसमें हर टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। दो तरीके हैं, एक तरीका मैं यहाँ पर बताऊंगा और एक मैथमेटिकली बताऊंगा, कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व करा जाता है। पर मैं सजेस्ट करूंगा सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस इसी से ही करेंगे, क्योंकि हमें टाइम बचाना है भैया, ठीक है। चलिए, सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कट और डीएस का मतलब होता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। एक एक टर्मिनोलॉजी का मतलब समझते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ सी की। सी का मतलब होता है नंबर ऑफ कट, किस तरह से कट लगाए जाए। तो अब स्टेटमेंट सुनो, सी इज द नंबर ऑफ वर्टिकल कट, वर्टिकल कट लगाने हैं किस तरह से, टू मेक ऑल द सपोर्ट्स सेपरेट, कि सारे के सारे सपोर्ट्स सेपरेट हो जाए। मतलब मैंने एक कट कर दिया, क्या सारे सपोर्ट सेपरेट हो गए? नहीं, मैंने दूसरा कट करा, अब ये ए बी सपोर्ट अलग हो गया। मैंने तीसरा कट करा, मैंने चौथा कट करा, और कट सिर्फ वर्टिकल ही होंगे। और इस तरह से कट करने हैं कि मेंबर के अंदर कोई भी क्लोज लूप ना बने और सारे सपोर्ट्स अलग हो जाएं। अब ये स्ट्रक्चर कुछ किस तरह का बना, ये स्ट्रक्चर बना इस तरह का, इस तरह से कट कर दिया हमने, ये फाइनली बन गया फिक्स इस तरह से। समझ गए? कट हमने लगा दिया, एक दो तीन और एक चार, और कोई भी क्लोज लूप नहीं बन रही। क्लोज लूप का मतलब इस तरह से कुछ भी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, मतलब समझ में आया। आर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। आर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस रिक्वायर्ड टू मेक ऑल द सपोर्ट्स फिक्स। अब इस पॉइंट में यहां पर कितनी रिएक्शंस हैं? दो, यहां पर दो, और यहां पर तीन। अगर मुझे सभी सपोर्ट्स को फिक्स करना है, फिक्स सपोर्ट पर कितनी रिएक्शन होती है? तीन। तो मतलब मुझे हर जगह पर एक एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी। अगर मैं एक एक रिएक्शन ऐड कर दूं तो तीनों सपोर्ट्स पर तीन तीन रिएक्शन हो जाएगी। इस सिचुएशन के अंदर सी की वैल्यू तो हो जाएगी 4, ठीक है। और क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस टू मेक द सपोर्ट फिक्स, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी 2। क्लियर है पार्टी वाला? अब यहां पर कोई भी हिंज नहीं लगा रखा। अगर मैं यहां पर एक हिंज लगा देता, तो ये बताओ इस हिंज से कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? एक, दो, तीन और एक चार। हो सकता है यहां पर भी हिंज लगा देता, एक और दो। क्लियर है पार्टी वाला? तो यहां पर एम डैश जो है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स एट हिंज लोकेशन। मतलब यहां पर एम डैश की वैल्यू कितनी होगी? 2। और यहां पर एम डैश की वैल्यू कितनी होगी? 4। और मैंने समेशन लिख रखा है, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन अलग अलग लिया जाएगा। अब अगर इसी मेंबर में मुझे स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी पड़े, कि मुझे डीएस कैलकुलेट करना है, तो कैसे करूंगा? 3c 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस आर माइनस 2 माइनस समेशन का मतलब हर किसी का इफेक्ट अलग अलग लिया जाएगा। सबसे पहले जो सी पॉइंट पर हिंज है उसका इफेक्ट लेते हैं, 2 माइनस 1। अब इफेक्ट लेते हैं जो एच पॉइंट पर हिंज है, 4 माइनस 1। तो यहां से अगर डीएस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 2
-1 -3। तो यहाँ पर ds की वैल्यू मेरी आ जाएगी 12 - 5 7। तो ये होगी इसकी टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। इस पे हम रिपीट मोड पे क्वेश्चन करेंगे। अब अगर मैं ds ही कैलकुलेट कर चुका हूं और टोटल मुझे पता है, तो मैं इंटरनल कैसे कैलकुलेट करूंगा? टोटल इंडिटरमिनेसी माइनस एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, दैट इज 3। समझ में आया ये वाला पार्ट? अब इस तरह से हम कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, जब इस क्लास के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा आपका। ठीक है, तो सबकी टर्मिनोलॉजीज पर ध्यान देना है सिर्फ। ठीक है, अब सी मतलब नंबर ऑफ कट। कैसे कट? वर्टिकल कट और कोई क्लोज लूप ना बने। आर मतलब सपोर्ट्स को फिक्स करने के लिए कितनी रिएक्शंस चाहिए। और एम डैश माइनस वन है, जहां पर हिंज होगा वहां पर मुझे इसका इफेक्ट लेना पड़ेगा। ये है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर फ्रेम्स। अगर कोई भी हिंज नहीं है, अगर कोई भी हिंज नहीं लग रहा, तो ये एम डैश माइनस वन के पार्ट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा या जीरो मान लूंगा। और अगर सारे सपोर्ट फिक्स हैं, तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि आर क्या था? आर तो था टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन टू मेक ऑल द सपोर्ट फिक्स। अगर पहले से फिक्स है तो आर होगा क्यों? क्लियर है पार्ट ए वाला? एक और मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड क्या होता है? इस तरह से। अब मैं मान के चलता हूं कि ऐसा कोई फ्रेम है, इस तरह से। ठीक है, अब हर मेंबर पर कितने नंबर ऑफ फोर्सेस हो सकती हैं? हर मेंबर पर वर्टिकल फोर्स भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हो सकता है, और मूवमेंट भी हो सकता है। तो हर मेंबर पर 3 अननोन हो गए। समझ में आ गया? 3 अननोन हो गए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो 3 अननोन हो गए। तो मैंने क्या करा? टोटल नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए? 9। या मैं इसे लिख सकता हूँ 3m। m की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो एक मेंबर में अननोन आ जाएंगे। ये तो हो गए मेंबर्स के अंदर अननोन। अब सपोर्ट्स पर भी तो अननोन है, प्लस आर। स्मॉल आर को हम डिनोट करते हैं टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। तो ये चीज क्या हो गई? दैट इज नंबर ऑफ अननोन। क्लियर है? अब हर जॉइंट को रिजिड रहना पड़ेगा भाई, हर जॉइंट को रिजिड रहना पड़ेगा। रिजिड रहने के लिए उस पर समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स जीरो होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल फोर्स और मूवमेंट जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर कितने जॉइंट हैं? यहाँ पर 4 जॉइंट है, और हर जॉइंट पर क्या होता है? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो। मतलब 3 इक्वेशन एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अननोन्स में से, मतलब 3m प्लस आर में से, जब मैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे इंडिटरमिनेसी मिल जाएगी। यही तो करते थे ना हम कि एडिशनल इक्वेशंस। तो माइनस कैसे करेंगे? हर जॉइंट पे 3 इक्वेशन है, तो 4 जॉइंट पे कितनी इक्वेशन हो गई? 12। तो मैं इसे 3j भी लिख सकता हूँ। j की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो एक जॉइंट पे इक्वेशन आ जाएगी। समझ गए पार्ट ए वाला? अब इंटरनल हिंज भी तो अपने आप में एक इक्वेशन होती है ना, हिंज पर अपने आप में मूवमेंट जीरो होता है। तो अगर कोई भी इंटरनल हिंज दे रखा है, इंटरनल हिंज मतलब इस तरह से, ये हिंज दे रखा है या किसी जॉइंट पर हिंज दे रखा है, तो उसके लिए मैं समेशन ऑफ एम डैश माइनस वन और करता हूँ, क्योंकि हिंज पर भी तो अपने आप में समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू जीरो होता है, हर डायरेक्शन में जीरो होता है। क्लियर है पार्ट ए वाला? चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके बेस पर। इस पर दोनों फॉर्मूले से प्रैक्टिस करी जाएगी।
तो मैं मान के चलता एक सिंपल सा फ्रेम, ये रहा भैया, ठीक है। और लो हमने इसे ऐसे और जोड़ दिया। अब हमने इसके अंदर, चलो अभी सिंपल रखते हैं, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, समझाने के लिए बस। और यहाँ पर एक हिंज भी लगा दिया, क्लियर पार्टी वाला। तो एक को हिंज ना करके, एक को फिक्स ना करके, एक को हिंज रख दो सिर्फ, इस तरह से, क्लियर है। तो यहाँ पर अगर मुझे डीएस कैलकुलेट करना पड़े, तो नंबर ऑफ कट कितने करने पड़ेंगे, एक। तो 3C माइनस आर माइनस समेशन ऑफ एम डैश माइनस वन इक्वल्स टू, कट कितने हैं, वर्टिकल कट एक ही हुआ है, माइनस फिक्स करने के लिए कितनी रिएक्शन चाहिए, सिर्फ एक ही चाहिए क्योंकि दूसरा सपोर्ट तो फिक्स है, माइनस कितने हिंज है, कितने मेंबर है उस हिंज पर, दो मेंबर है, तो 2 - 1। तो यहाँ से डीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 3 - 1 - 1 मतलब एक, क्लियर है पार्टी वाला। अब यहीं से ही मैं डीएसई कैलकुलेट करता हूँ। डीएसई क्या होता है, R - 3, टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस -3। टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन कितना है, 3 और 2, तो 5 माइनस 3 नंबर ऑफ इक्वेशन होती है, तो डीएस एक्सटर्नल कितना आ गया, हमारे ये आ गया 2। इंटरनल में कैलकुलेट कर लूंगा, क्लियर पार्टी वाला। अगर मैं यहाँ से इंटरनल कैलकुलेट करूं, तो एक्सटर्नल में से, टोटल में से एक्सटर्नल माइनस कर दिया जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। बट -1 इंडिटर्मिनेसी कभी नहीं होती, तो इसे जीरो ही कंसीडर करा जाता है। अब इस -1 का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका हम सिग्निफिकेंस थोड़ी देर बाद देखेंगे। ये रहा पार्टी वाला। अब यहीं पर दूसरे मेथड से अगर कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो वो था ds इज इक्वल टू 3m प्लस R - 3j। अब स्मॉल r तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन होती है, और कैपिटल R जितना फिक्स करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पर कितने मेंबर हैं, एक, दो और तीन मेंबर हैं, तो 3 - 3 = 9 प्लस सपोर्ट रिएक्शंस कितनी है, 3 और 2 5, माइनस 3j ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 और 1 4, मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 9 और 5 14, 14 में से 12 गए, कितना आ गया, 2। अभी तो डिफरेंट आंसर आ रहा है। डिफरेंट आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हिंज का इफेक्ट कंसीडर नहीं करा, समेशन ऑफ एम डैश -1 होना चाहिए था, तो -2 - 1, तो इसमें से एक माइनस करोगे तो डीएस की वैल्यू कितनी आएगी, एक। तो किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर लो, आंसर हमारा सेम ही आना है। अब कट करने वाला मेथड थोड़ा सा आसान रहता है, तो जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, क्लियर है पार्ट ए वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था फ्रेम्स के लिए। अब इस पे हम 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे आगे चल करके, समझ गए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम्स। अब बीम्स के अंदर भी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो बीम कभी भी हॉरिजॉन्टल लोड कैरी नहीं करता, कोई भी बीम हमेशा लेंथ के परपेंडिकुलर लोड कैरी करेगा, जिसे हम लेटरल या ट्रांसवर्स लोड बोल देते हैं, ट्रांसवर्स लोड, क्लियर है। अब इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका देखते हैं हम, इनडिटरमिनेसी निकालने का पहला मेथड क्या है। वो कह रहा है
फॉर डिटरमाइनिंग द इंडिटरमिनेसी ऑफ बीम्स वी जस्ट फॉलो 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स फॉलो करे जाएंगे। सबसे पहला, मेक द बीम कैंटिलीवर। अब कैंटिलीवर कैसे बनाया जाएगा? कुछ चीजें ऐड करी जाएंगी और कुछ चीजें रिमूव करी जाएंगी और बीम कैंटिलीवर बन जाएगा। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है, चलिए अब किस तरह होगा वो? तो टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी को क्या बोला गया? सपोर्ट रिमूव्ड माइनस कंस्ट्रेंट एडेड। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? एक बार ये पूरा पार्ट पढ़ ले, उसके बाद देखेंगे, या इसका क्वेश्चन की फॉर्म में एक देख ही लो। सेकंड टाइप है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम्स। एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसे देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूं मैं, फ्रेम बीम एक साइड से फिक्स कर देते हैं और यहाँ से हिंज, और यहाँ से हिंज, ठीक है? और मैंने यहाँ पर एक इंटरनल हिंज भी लगा दिया। क्लियर पार्टी वाला? इसे और थोड़ा सा अलग बनाते चलिए। ऐसे ना करके मैं इसे एक कंटिन्यूअस बीम बना देता हूँ। क्लियर पार्टी वाला? अब इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। पहला स्टेप में मुझे क्या बोला गया कि इस बीम को कैंटिलीवर बना दो। मेथड 1। पहले मेथड में बोला गया कि इस बीम को कैंटिलीवर बना दो। अब कैंटिलीवर बनाने के लिए, कैंटिलीवर कैसा होता है? कैंटिलीवर तो ऐसा होता है, ये रहा कैंटिलीवर। अब इसे ऐसा बनाना है। अब ऐसा बनाने के लिए मुझे जो एक में से ए नाम देता हूं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। अगर मुझे इसे कैंटिलीवर बनाना है तो मुझे एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी, 2 रिएक्शन रिमूव करनी पड़ेगी सपोर्ट बी से, और 2 रिएक्शन रिमूव करने की पड़ेगी सपोर्ट बी से। बट अभी भी ये कैंटिलीवर नहीं बना क्योंकि ये हिंज है। तो हिंज पर मुझे एक रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो नीचे आ जाएगा लोड लगते ही। तो मैं यहाँ पर एक रिएक्शन ऐड कर दूंगा। अब ये बन जाएगा कैंटिलीवर। क्यों? क्योंकि सपोर्ट बी भी रिमूव हो गया, सी भी रिमूव हो गया, तो ये तो हॉरिजॉन्टल बच गया। डी पर एक वर्टिकल रिएक्शन लगा दी, ए पे एक रिएक्शन ऐड करके फिक्स कर दिया। अब ये कैंटिलीवर बन चुका है। क्लियर पार्टी वाला? तो अब यहाँ पर डीएस निकालने का क्या तरीका बताया? वो तरीका बताया कि सपोर्ट रिमूव्ड, कितने सपोर्ट आपने रिमूव करे? कितने रिमूव करे भाई? 2 और 2 4, 4 रिमूव करे। माइनस कंस्ट्रेंट एडेड, मतलब कितने सपोर्ट ऐड करे गए? एक और एक 2। तो यहां पर डीएस की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये पॉइंट समझ में आया? क्लियर है पार्टी वाला? एक तो तरीका था ये समझ नहीं आता, हम एक और तरीका देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो आसान तरीके से करने से मतलब है, जो आपको समझ में आ जाए उससे कर लो। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीम हमेशा वर्टिकल लोड कैरी करते हैं। तो ये बताओ, जब बीम वर्टिकल लोड इस तरह से कैरी करते हैं तो क्या इनमें कोई एक्सियल फोर्स होगी क्या? तो इनके अंदर एक्सियल फोर्स हमेशा 0 रहती है, मतलब कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी। अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं होगी मतलब मेंबर में कोई फोर्स नहीं होगा, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर कंक्लूजन से एक पॉइंट डिराइव कर सकता हूं क्या कि इन बीम्स टोटल एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू टोटल इंडिटरमिनेसी? क्यों? क्योंकि डीएस इंटरनल तो हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि
मेंबर के अंदर कोई इंटरनल फोर्स है ही नहीं। समझ में आ गया पार्टी वाला? जो वर्टिकल फोर्स आ रही है वो तो सपोर्ट रेजिस्ट कर रहा है, बीम तो रेजिस्ट ही नहीं कर रहा। तो क्योंकि कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं है, नो इंटरनल अननोन फोर्स, जिसकी वजह से ds i इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। और ds इंटरनल जीरो हो गया तो एक्सटर्नल टोटल के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए एक स्टेटमेंट बोली जाती है, ठीक है, वो आगे चल करके एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब एक स्टेटमेंट देखते हैं आगे इधर। हियर बीम इज टू बी मेड कैंटिलीवर, दैट मींस इट हैज थ्री अननोन रिएक्शंस। अब अगर किसी बीम को आप कैंटिलीवर बना दो तो तीन ही अननोन रिएक्शन होगी, और तीन ही हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। क्लियर है? क्योंकि बीम में मेंबर में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होता, सारा वर्टिकल फोर्स होता है, और वो सारा का सारा सपोर्ट ही कैरी करता है। इसीलिए इंटरनल मेंबर फोर्स ना होने की वजह से जो ds इंटरनल होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसीलिए टोटल इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल के ही बराबर हो जाती है। या मैं एक स्टेटमेंट बोलूं कि एक बीम जो होता है वो इंटरनली हमेशा डिटर्मिनेट होता है, क्योंकि अगर इंडिटरमिनेसी कोई ना कोई 1 2 3 आती तभी तो मैं उसे बोलता ना डिटर्मिनेट। अगर ds की वैल्यू जीरो है तो ये तो डिटर्मिनेट हो गया, मतलब कोई भी एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर ds की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो गई, मतलब कोई ना कोई नंबरिंग वैल्यू आ गई, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4 का मतलब ही क्या हो गया कि मुझे एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। ये रहा पार्ट ए वाला। तो अगर ds इंटरनल जीरो है, इसलिए मैं बोल सकता हूं अ बीम इज ऑलवेज इंटरनली डिटर्मिनेट। अगर इंटरनली डिटर्मिनेट हुआ मतलब dsi की वैल्यू जीरो, दैट मीन्स टोटल इंडिटर्मिनेसी ds इज ऑलवेज एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो डायरेक्टली पूछा जा सकता है। क्लियर है? एक तरीका तो था हमारा ऊपर वाला इंडिटर्मिनेसी निकालने का, कि मैं कैंटिलीवर बना दूंगा और टोटल रिमूव्ड माइनस एडेड कर दूंगा, मेरी इंडिटर्मिनेसी आ जाएगी। दूसरा तरीका होता है, क्योंकि सारी इंडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल ही है, और एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी तो मैं कैसे कैलकुलेट करता था, dsc इज इक्वल टू r-3। क्लियर है पार्ट ए वाला? और हिंज दे रखा होगा तो r-3 माइनस m-1 हो जाएगा। यही तो करता था, क्योंकि सपोर्ट पता होगा तो मुझे रिएक्शंस पता होंगी। अब इसी के अंदर मुझे दूसरे मेथड से कैलकुलेट करना पड़ जाए, सेकंड मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, ds इज इक्वल टू एक्सटर्नल ही होती है, तो इसे मैं r-3 माइनस समेशन ऑफ m-1 लिखता हूँ। टोटल रिएक्शन कितनी थी इसके अंदर? अब टोटल रिएक्शन देखते हैं। तीनों हिंज सपोर्ट है तो 6 रिएक्शन हो गई, 2 + 2 + 2 माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो गई, माइनस एक हिंज भी दे रखा है, और हिंज पे कितने मेंबर है, 2 मेंबर है, 2 - 1, तो 6 - 4 कितनी वैल्यू आ गई, दैट इज 2। मतलब दोनों के दोनों आंसर मेरे सही है। समझ में आया ये वाला पार्ट? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ध्यान से समझते रहना। हम इस पर मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आगे चल करके। क्लियर है पार्ट ये वाला? चलिए, बीम वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन ब्रशेस। अब ब्रश होते क्या है, ध्यान से समझो। ब्रश होते हैं इस टाइप के ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, इस तरह से।
ऐसे मेंबर्स होते हैं कुछ, तो किन्हीं सपोर्ट्स पर होंगे कोई ना कोई ये। क्लियर है पार्ट ये वाला। ट्रस्ट की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना। ट्रस्ट के सारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, उन्हें वर्चुअल हिंज की तरह ट्रीट करा जाता है, जिसकी वजह से जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो मतलब मूवमेंट मुझे कभी कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता। इसके अंदर दो ही चीजें होती है, या तो एक्स एक्सिस पर फोर्स होगा या वाई एक्सिस पर फोर्स होगा। तो दो ही अननोन होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और हर मेंबर में एक ही फोर्स होगा। अब इस मेंबर में एक ही फोर्स होगा, अगर मैं से 1 और 2 नाम दूं तो ये होगा F1 2, ठीक है। तो हर मेंबर में अगर एक फोर्स है तो एक अननोन है, वही तो मुझे निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसमें 11 अननोन हो गए क्योंकि 11 मेंबर्स हैं। तो इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे लिखी गई, M। ये तो हो गया इंटरनल, ठीक है। M+R क्या हुआ, इंटरनल मेंबर की अननोन फोर्सेस और सपोर्ट रिएक्शंस, जो सपोर्ट पर मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसे बोलेंगे अननोन्स। क्लियर है। और क्योंकि एक्सियल फोर्स कैरी करता है, इसलिए इसके पास हर जॉइंट पर दो ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेंगी, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट तो होता ही नहीं। तो अगर हर जॉइंट पर दो इक्वेशन इक्विलिब्रियम मिलेगी तो टोटल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी हो गई, 2J। इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो मैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे कैलकुलेट करता हूं, ds इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। ये तो हो गया 2D के अंदर। अगर 3D में कैलकुलेट करना है तो 3J कर देंगे, क्यों, क्योंकि मूवमेंट तो तब भी जीरो ही रहेगा, बट फोर्सेस तीनों एक्सिस पर हो जाएंगी। क्लियर है पार्टी वाला। सेम एज इट इज जब हमने फ्रेम्स की बात करी थी, तो फ्रेम्स के अंदर जब 3D की बात आएगी तो 6C आ जाएगा और 3M-1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हर जॉइंट पर 6 नॉन्स होते हैं, वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 और जेड एक्सिस में फोर्स 0, और तीनों मूवमेंट भी 0, तो अननोन्स भी 3 ही रह गए, ठीक है। सेम एज इट इज इन फॉर्मूले के अंदर होगा, क्योंकि 2D के अंदर 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, इसलिए मैं 3 यूज करता हूँ, और 3D में 6 होती है तो मैं 6 यूज करता हूँ अननोन्स भी। समझ गए ये वाला पार्ट। चलिए, सेम एज इट इज ट्रसेस के अंदर होता है। अब ट्रसेस को थोड़ा देख लेते हैं एक बार, होते क्या है ये। A truss is a structural member which is generally used to carry axial forces। सिर्फ एक्सियल फोर्स कैरी करते हैं, इसलिए इसके अंदर या तो वर्टिकल फोर्स 0 होगा या हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होगा, दो ही इक्वेशन एग्जिस्ट करेंगी। All the joints of a truss member are considered to be virtual hinge at which bending moment is always 0। तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। Hence नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन आर, दो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है 2D के अंदर, कौन कौन सी है, वर्टिकल इज इक्वल टू 0 और हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू 0। और 3 नंबर ऑफ होती है स्पेस के अंदर, 3D के अंदर, तीनों एक्सिस में फोर्स इज 0। तो जब मैंने ds कैलकुलेट करा तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, 2D के अंदर भी और 3D के अंदर भी, जिसमें M+R जो है वो अननोन्स है। क्लियर है। यहां पर भी मैं एक्सटर्नल इंटरनल निकाल सकता हूं, ठीक है। एक्सटर्नल निकालने का तरीका क्या था, R-3 और स्पेस में R-6, और टोटल निकालने का तरीका M+R-2J और M+R-3J। इसे मैंने अलग अलग बाइफरकेट भी कर लिया, पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको इंटरनल कैलकुलेट करना है तो टोटल में से माइनस कर दो एक्सटर्नल, ये तो सिर्फ एक किताब में फॉर्मूला दे रखा होता है।
आप इसे टोटल करके लिखोगे तो क्या आएगा, m प्लस आर माइनस 2j, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। और इसे टोटल करके लिखोगे तो m प्लस आर माइनस 3j। मेरा पार्टी वाला, चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया जा रहा है, जैसे इस लेक्चर के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें कम से कम 30-40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे इस पर। तो ds और ट्रस्ट, अब मैं ट्रस्ट स्टेप का बना देता हूँ, सिंपल सा बना के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। यहाँ पर मैंने m डैश कहीं नहीं लिख रखा। क्यों नहीं लिख रखा? क्योंकि ब्रश मेंबर के सारे जॉइंट्स अपने आप में वर्चुअल हिंज की तरह ही काम करते हैं, तो एम डैश लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर अगर मैं इसका ds कैलकुलेट करूं तो क्या लिखूंगा, m प्लस आर माइनस 2j। अब m कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, तो ds इज इक्वल टू 7 प्लस सपोर्ट रिएक्शन कितनी है, 2, और रोलर पर होती है 1 3 माइनस 2j। ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5, तो 2 × 5, तो इसका ds कितना आ गया, इसका ds आ गया 0। मतलब ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। क्लियर है? अगर मैं इंटरनल निकाल लूं और ये एक्सटर्नल कैलकुलेट करूं, r-3, मतलब 3 - 3 इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल भी 0, टोटल भी 0, तो इंटरनल भी 0 ही रहेगा। मतलब ये ब्रश एक्सटर्नली भी डिटर्मिनेट है, इंटरनली भी डिटर्मिनेट है, और टोटल भी डिटर्मिनेट है। तीनों पे क्या क्वेश्चन कर लिया। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की। ऑब्जेक्टिव में इक्के दुक्के क्वेश्चन स्टेबिलिटी पर पूछे जाते हैं। ऑल्दो अगर आप चेक करोगे तो 90% क्वेश्चन के लिए आपको ds कैलकुलेट करने को ही बोलेगा, और 10% क्वेश्चन स्टेबिलिटी पर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है। अब स्टेबिलिटी किसी भी स्ट्रक्चर की दो तरह से होती है, ध्यान से समझो। एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है इंटरनल। एक्सटर्नल को मैं सामने से देख सकता हूँ, तो ये मुझे वो अनस्टेबल दिखाई देगी चीजें वो। इंटरनल को मैं नहीं देख सकता, और उसका ऑब्जर्वेशन दूसरा है, उसे अलग तरह से ऑब्जर्व ऑब्जर्व करा जाता है। क्लियर है पार्टी वाला? तो सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। अब एक्सटर्नल स्टेबिलिटी क्या होती है, इफ अ स्ट्रक्चर इज रिजिडली रेस्ट्रेन्ड बाय एक्सटर्नल रिएक्शन। मतलब सोच के देखो, मैं एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दूं और इस पर लोड लगा दूं, तो क्या ये स्टेबल होगा? क्या नहीं, ये तो मूव कर जाएगा, क्योंकि ये एक्सटर्नली अनस्टेबल है। एक्सटर्नल जो सपोर्ट, एक्सटर्नल कोई भी एक्सटर्नल चीज हम सपोर्ट से ही तो देखते थे ना। ठीक है, अब मैं इसे ही फिक्स कर दूं, कितना भी लोड लगा दूं मूव नहीं करेगा, मतलब ये एक्सटर्नली स्टेबल है, ये एक्सटर्नली अनस्टेबल है। ठीक है, तो इफ अ स्ट्रक्चर इज रिजिडली restrained by external reaction या support such that there is no rigid body movement, मतलब पूरी बॉडी मूव नहीं कर रही, then the structure is said to be externally stable। रिजिड बॉडी मूवमेंट का मतलब होता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक साथ मूव नहीं कर रहा। क्लियर है पार्टी वाला? अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, कैसे पता करेंगे? देयर शुड बी 3 रिएक्शंस दैट आर नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर पैरेलल। ना ही वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए और ना ही वो पैरेलल होनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर 3 रिएक्शन पैरेलल है, रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, लोड लगते ही ये मूव करना शुरू कर देगी।
ठीक है, या कोई भी इस पर इंक्लाइन लोडिंग लग गई तो मूव करना शुरू कर देगी। तो इसलिए अगर 3 पैरेलल रिएक्शन है रोलर सपोर्ट पर तो उसे अनस्टेबल कंसीडर करा जाएगा। पैरेलल का फंडा क्लियर है। अब बात करते हैं कॉन्करेंट की। कॉन्करेंट का मतलब अगर 3 स्ट्रक्चर एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, जैसे कि ये स्ट्रक्चर इसी पॉइंट पर सारी रिएक्शन आ रही है, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी इधर मीट करेगी 1 पर, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी 1 पर ही मीट करेगी और ये वर्टिकल भी 1 पर ही मीट करेगी। क्लियर है पार्टी वाला। अब ऐसी सिचुएशन में ये स्ट्रक्चर यहां से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी इसके अंदर। क्यों? क्योंकि सारी की सारी रिएक्शन पॉइंट नंबर 1 पर पे ही आकर के मिल रही है। समझ में आया पार्ट ये वाला। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और बना दूं इस तरह का, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये इस तरह का मेंबर है और ये ऐसा है। तो यहाँ पर एक रिएक्शन ये वर्टिकल हुई, एक रिएक्शन ये हॉरिजॉन्टल हुई और एक ये वर्टिकल हुई। अब ये तीनों रिएक्शन एक पॉइंट पर आकर के नहीं मिल रही। अगर इस पॉइंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये वर्टिकल फोर्स ही मिल रहे हैं, ये वाला तो नहीं मिल रहा। तो जब किसी स्ट्रक्चर में सारी की सारी रिएक्शंस एक ही पॉइंट पर आकर के मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट, और ये एक अनस्टेबल कंडीशन होती है। तो अगर 3 रिएक्शन कॉन्ग्रुएंट है या पैरेलल है तो दोनों के दोनों सिचुएशन में मेरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल ही कंसीडर करा जाएगा। मेरा पार्ट ये वाला, ठीक है। अगला पॉइंट भी वही है कि रिएक्शन नॉन पैरेलल होनी चाहिए, नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए और नॉन कोप्लेनर होनी चाहिए। ये थी एक्सटर्नल स्टेबिलिटी की, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन्हीं कंसेप्ट्स को यूज करते हुए। अब बात करते हैं इंटरनल स्टेबिलिटी की, ठीक है। व्हेन अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट मूव एप्रिशिएबली विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट, मतलब एक पार्ट तो मूव कर रहा है और दूसरा पार्ट मूव नहीं कर रहा। अब इसे किस तरह शो करा जाएगा? अब एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ध्यान से समझना। ये एक स्ट्रक्चर है इस तरह का, या हम इसे इधर बनाते हैं, ध्यान से समझने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। ये एक स्ट्रक्चर है भैया, और ये एक मैंने रोलर लगा दिया। अब मैं इस पर अनसिमेट्रिकल लोडिंग लगा रहा हूँ यहाँ पर, या ओरिजेंटल लोडिंग लगा रहा हूँ। इसकी वजह से होगा क्या, ये रोलर मूव करके कुछ इस तरह यहाँ पर आ जाएगा। अब एक पार्ट के कंपैरेटिवली दूसरा पार्ट मूव कर गया, ठीक है। तो यह एक पार्ट मूव नहीं करा दूसरे कंपैरेटिवली, अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव करते दोनों के दोनों पॉइंट ए भी और पॉइंट बी भी, तो स्ट्रक्चर में फेलियर नहीं होता, वो अनस्टेबल नहीं होता। बट एक की रिलेटिव मूवमेंट हो रही है और दूसरे की नहीं हो रही, तो इस वजह से ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल की कैटेगरी में आ गया। क्लियर है पार्ट ए वाला। व्हेन अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट मूव एप्रिशिएबली, मतलब पहला पार्ट मूव नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू अदर पार्ट, दूसरे पार्ट के कंपैरेटिवली पहला पार्ट मूव नहीं कर रहा, ऐसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे इंटरनल स्टेबिलिटी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो, पर अगर ऐसा हो रहा है कि एक पार्ट दूसरे कंपैरेटिवली ज्यादा मूव कर रहा है, तो वो अनस्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। और स्टेबल कंडीशन कैसी? ये फिक्स है, लगा दो रोलर। अब इस पर लगा दो हॉरिजॉन्टल लोड, कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, मतलब ये स्टेबल होगा, क्योंकि रोलर लगाने पर भी एक फिक्स सपोर्ट की वजह से ये आगे मूव नहीं कर सकता। एक तो ये पॉइंट है समझने का, जो देखते ही आपको पता चल जाएगा। दूसरा, अगर किसी भी मेंबर के अंदर 3 हिंज इन कंटिन्यूएशन हुए, 3 हिंज इन कंटिन्यूएशन हो गए, तो लोड लगते ही ये मूव कर जाएगा दूसरे कंपेरेटिवली। तो ऐसी सिचुएशन में स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बहुत ज्यादा।
एक तो ये है और एक ये विजुअली हम चेक कर सकते हैं। क्लियर है पार्ट ए वाला? ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक्स फंडा की। अब मैं आपसे स्टेबिलिटी मैथमेटिकली चेक करवाना चाह रहा हूं। चेकिंग ऑफ स्टेबिलिटी किस तरह से? मैथमेटिकली। इस तरह से मैथमेटिकली। अब मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक पार्ट में सिर्फ आपको समझाऊंगा और दूसरे पार्ट में रिजल्ट डिराइव कर दूंगा। क्लियर है? अब ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्चुअल पार्ट। कंसेप्चुअल पार्ट क्या है? मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। तीन सिस्टम बनाऊंगा मैं ऐसे। 3x प्लस वाई प्लस 8z इज इक्वल टू 0। ठीक है। और x प्लस 7y प्लस z इज इक्वल टू 0। ये वट एक सिस्टम है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है। दूसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन में लिखता हूं 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 0। और 3x प्लस 7y प्लस 8z इज इक्वल टू 0। सेकेंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है। क्लियर है पार्ट ए वाला? और थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन अब मैं लिख रहा हूं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8। या ये 0 ना लिख करके कोई भी वैल्यूज लिख लो इनकी। पहले पे मैं वैल्यू लिख लूँ 4, 7, 6, वट एवर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। दूसरे पे वैल्यू लिख रहा हूँ मैं 10 और 6। और तीसरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 7x प्लस 8y इज इक्वल टू 10। ये तीसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अब यहाँ पर ध्यान से बताओ। सबसे पहले मैं पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में अननोन्स कितने हैं? 3। और इक्वेशन कितनी है? 3। तो मैं तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ, इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से ही मैं कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ चीजों की। तो इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में जो डीएस होगा वो कितना होगा? 0। डीएस 0 का मतलब डिटर्मिनेट। तो इस स्ट्रक्चर को मैं बोल सकता हूँ डिटर्मिनेट एंड स्टेबल। स्टेबल का मतलब मैं तीनों इंडिविजुअल एक एक वैल्यू निकाल सकता हूँ। अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। एक्स की भी एक ही वैल्यू, वाई की भी एक ही वैल्यू और जेड की भी एक ही वैल्यू। ये मैं 8th 9th के कंसेप्ट से आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम डीएस को क्या लिखते हैं? अननोन्स माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पर तो 0 आ गया, तो ये तो डिटर्मिनेटर स्टेबल हो गया। ठीक है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है। ये रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइनली रिजल्ट कि मुझे कंक्लूजन क्या मिला। रिजल्ट मुझे मिला कि मेरे डीएस की वैल्यू 0 आ गई।
क्योंकि ds को मैं लिखता था अननोन माइनस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इधर से एक रिजल्ट मिला मुझे कि ds की वैल्यू 0 हो गई, मतलब स्ट्रक्चर जो है वो डिटर्मिनेट है, कोई भी एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं इन्हीं इक्वेशन से एक स्टेबल वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे आओ। सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो अननोन्स है वो कितने हैं? तीन, मतलब तीन चीजें मुझे निकालनी है। और इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है मेरे पास? दो। मतलब अगर मैं यहां पर ds कैलकुलेट करूं तो वो कितनी आएगी? 3 - 2, मतलब 1। मतलब मुझे एक एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व नहीं कर सकता। नहीं कर सकता तो मतलब स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? इनडिटर्मिनेट। और अगर एक इक्वेशन मिल गई तो मैं वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, तो वैल्यू भी स्टेबल आएगी। अब थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे चलते हैं। तीसरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहता है कि इसमें अननोन्स कितने हैं? इजिकल टू 2। और इक्वेशन कितनी है इक्विलिब्रियम? 3। तो यहां पर ds की वैल्यू कितनी आ गई? -1। और मैंने आपको बताया था कि ds की वैल्यू -1 हम कंसीडर नहीं कर सकते। हमें कितनी कंसीडर करनी पड़ेगी? हमें 0 कंसीडर करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने फ्रेम के केस में माइनस निकाली थी, तो हमने 0 कंसीडर करा था। अब इस माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है वो समझो। अब ds माइनस आ गया। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को देखो, चीजें निकालनी थी दो, इक्वेशन थी 3। मतलब अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को यूज करूंगा तो x और y की वैल्यू कुछ अलग आ जाएगी, और दूसरी और तीसरी इक्वेशन को यूज करूंगा तो x और y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। और पहली और तीसरी इक्वेशन को यूज करूंगा तो x और y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। मतलब आपको कोई स्टेबल वैल्यू मिली क्या? नहीं, कोई भी स्टेबल वैल्यू नहीं मिली। जब कोई स्टेबल वैल्यू नहीं मिली तो ऐसा स्ट्रक्चर में इनडिटर्मिनेसी 0 ही मानी जाती है, नेगेटिव नहीं मानी जाती। या इसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि ds इज लेस देन 0। क्लियर है पार्टी वाला? ds नेगेटिव का मतलब लेस देन इक्वल टू 0। तो एक बार वैल्यू 0 थी वो हमने समझ लिया, एक बार वैल्यू 1 थी या वैल्यू ज्यादा हो सकती है वो हमने समझ लिया, और तीसरे पार्ट में ds की वैल्यू लेस देन 0 थी। अब ऐसी सिचुएशन में भैया आप वैल्यू तो निकाल पा रहे हो, एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल लोगे, एक्स डैश वाई डैश भी निकाल लोगे, और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश भी निकाल लोगे। तीनों के तीनों वैल्यू अलग आएंगी, जिसकी वजह से मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू तो कर पा रहा हूं, मतलब ये डिटर्मिनेट तो है, वैल्यू तो निकल रही है, बट ये कोई भी स्टेबल वैल्यू नहीं निकल रही। मेरा पार्टी वाला, तो कभी कभी इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा, आपकी वैल्यू आएगी इनडिटर्मिनेसी की -2, और आपसे बोलेगा कि स्ट्रक्चर कैसा है, डिटर्मिनेट और स्टेबल है, इनडिटर्मिनेट और स्टेबल है, डिटर्मिनेट और अनस्टेबल है, या एक और ऑप्शन दे देगा। बेसिक फंडामेंटल समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डिटर्मिनेसी के बेसिस पर अनस्टेबिलिटी चेक करना किसी भी स्ट्रक्चर की, क्योंकि अब तक मैं इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पर कैलकुलेट कर रहा था। ठीक है, अब मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। अब इधर ट्रसेस की अनस्टेबिलिटी चेक कर देते हैं। अगर ds की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, वो कौन सी थी? वो सेकंड वाली थी हमारी, इसे मैं ds ग्रेटर देन 0 बोल सकता हूँ। और ds की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ऐसी सिचुएशन में m + r - 2j ग्रेटर देन 0 हो जाएगा।
तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इंडिटरमिनेट और स्टेबल ये तो हमने देख ही लिया, तो वहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स 2j-3 से ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर r की वैल्यू 3 लिख दी गई। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, r को उधर लेकर के जाओगे, 2j को उधर लेकर के जाओगे, तो m इज ग्रेटर देन 2j-3 आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, सॉल्व करके देख लेना। अगर ds की वैल्यू लेस देन 0 हुई, तो ऐसी सिचुएशन में m लेस देन 2j-3 हो जाएगा। और ds की वैल्यू 0 के बराबर हुई, तो 2j-3 उधर चला जाएगा और ये इक्वल के बराबर हो जाएगा। कई बार आपसे बोला जाएगा कि मेंबर जो है वो 2j-3 से ज्यादा है, तो ये बता दो स्ट्रक्चर मेरा स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, डिटर्मिनेट होगा, इनडिटर्मिनेट होगा, इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी करेंगे। तो सिर्फ बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी, अगर मैं पहला ही सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी तीनों आप खुद कर लेना। कि अगर m प्लस r माइनस 2j इज ग्रेटर देन 0 है, m इज इक्वल टू, और m ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2j-r हो जाएगा, और r की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। क्लियर है पार्टी वाला? तो अब तक हमने स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में पढ़ा। डायनेमिक स्टैटिक इंडिटरमिनेसी किस किस में? फ्रेम्स में पढ़ी, बीम्स में पढ़ी और ट्रसेस के अंदर पढ़ी। फिर इनकी स्टेबिलिटी चेक करी, और एक एक क्वेश्चन हमने इंडिटरमिनेसी पर भी करा। क्लियर पार्टी वाला? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगले सेशन में करी जाएगी। एक बेसिक एक एक क्वेश्चन करके आपको यहाँ पर दिखाया गया था, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो कि फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग है क्या। स्टेबिलिटी भी दो तीन तरह से चेक करी, एक मैथमेटिकली चेक करी डीएस के बेसिस पर, दूसरा एक्सटर्नली चेक करी कि पैरेलल और कॉन्करेंट रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, और तीसरा चेक करा कि हमारी रिएक्शन हमारे बीम में 3 कंटिन्यूअस हिंज नहीं होने चाहिए, या कोई भी एक पोर्शन दूसरे के कंपैरेटिवली रिलेटिव मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। ये थी इंटरनल स्टेबिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हमें काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यही खत्म होता है। उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। एक नई क्लास में मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।